जरा कल्पना कीजिए, एक तिजोरी है जिस पर तिरंगा बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, ऊपर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई है और पता लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली। उस तिजोरी में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। अब आप उस तिजोरी का ताला खोलने जाइए और आपको फिर बताया जाता है माफ कीजिए, यह सरकारी तिजोरी नहीं है, आप इसे नहीं खोल सकते हैं। यकीन नहीं होता है ना, लेकिन यही सच है और इस सच का नाम है पीएम केयर्स फंड। नमस्कार दोस्तों, मार्च 2020 को जरा याद कीजिए। सड़कें सुनसान थी, अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हुई, हर घर में एक ही डर था, कहीं अपनों को कुछ हो न जाए। ऐसे अंधेरे वक्त में एक उम्मीद की किरण आई। देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया एक नया फंड बनेगा, नाम उसका होगा पीएम केयर्स। मकसद बताया गया, महामारी जैसी आपदाओं से लड़ना है, बीमार लोगों की मदद करना है, अस्पतालों को मजबूत बनाना है। लोगों ने अपनी जेबों को खोल दिया, किसी ने अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, किसी ने अपनी सारी बचत भेज दी, बड़ी कंपनी ने करोड़ों का चेक काटा। सबके मन में बस एक ही भावना कि मेरा पैसा किसी की जान को बचाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, 6 साल बीत चुके हैं और आज जब हम इस फंड की तह तक जाने की कोशिश करते हैं तो जवाब की जगह हमें क्या मिलता है? दीवारें मिलती हैं, बंद दरवाजे मिलते हैं और टाल मटोल भरे बयान मिलते हैं। आज हम इसी कहानी को खोलेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक। और यकीन मानिए, बीच में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जो शायद आपकी सोच को बदल के रख देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले एक बात को समझ लेते हैं, यह फंड आखिर बना कैसे। 27 मार्च 2020 नई दिल्ली में इस फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह रजिस्टर करवाया गया। इसके मुखिया बने खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, साथ में 3 कैबिनेट मंत्री, गृह, रक्षा और वित्त मंत्रालय और 2 बाहरी न्यासी जोड़े गए। अब जरा सुनिए इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा। इस फंड को बताया गया कि ये स्वैच्छिक ट्रस्ट है, यानी सरकार का पैसा इसमें नहीं जाता है, यह सिर्फ जनता और कंपनीज के दान से चलता है। ठीक है, मान भी लिया, लेकिन फिर एक सवाल फिर दिमाग में कौंधता है, भाई अगर यह सरकार का पैसा नहीं है तो फिर इसकी वेबसाइट के आगे .gov.in आखिर क्यों लिखा हुआ है? यह एक्सटेंशन तो सिर्फ सरकार को मिला करता है, जवाब नहीं मिलता है और यहीं से शुरू होती है असली उलझन। अरे सरकार जी, अगर पीएम केयर्स आपका फंड नहीं है तो फिर इसकी वेबसाइट पर देश का झंडा आखिर क्यों लहराता है? अशोक स्तंभ जो सिर्फ राष्ट्र के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होता है, इस निजी ट्रस्ट के लोगों में आखिर ये कैसे पहुंच गया? आप कहते हैं कि यह निजी ट्रस्ट है, तो फिर इसका दफ्तर प्रधानमंत्री कार्यालय के पते पर आखिर क्यों चलता है? इसके अधिकारी वही क्यों हैं जो पीएमओ में तनख्वाह लेते हैं? आप कहते हैं कि यह जनता का पैसा नहीं है, ट्रस्ट का पैसा है, तो फिर इसे वह टैक्स छूट आखिर कैसे मिली हुई है जो सिर्फ सरकारी संस्थाओं को मिला करती है? और सबसे बड़ा सवाल, नाम में प्राइम मिनिस्टर जुड़ा हुआ है, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी का है, पावर प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, लेकिन जवाबदेही गायब है। एक तरफ पूरा सरकारी ढांचा है, दूसरी तरफ यह हमारा फंड नहीं है का दावा चल रहा है। दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती है? यह पहेली 6 साल से जस की तस खड़ी हुई है। अब बात करते हैं उस दीवार की जिसे सरकार ने खुद खड़ा किया हुआ है, सूचना का अधिकार कानून यानी RTI। यह वह हथियार है जिससे एक आम नागरिक सरकार से सवालों को पूछ सकता है कि मेरे पैसों का आखिर क्या हुआ है। लेकिन पीएम केयर्स फंड को इस हथियार की पहुंच से बाहर रखा गया है। सरकार का यह तर्क है कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। और अब जरा सुनिए, एक हैरान करने वाला अपडेट भी है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा क्या? यही कि पीएम केयर्स को लेकर संसद में सवाल पूछना अस्वीकार्य है, यानी सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। जरा सोचिए, संसद यानी 140 करोड़ लोगों की आवाज, वहां बैठे सांसद भी नहीं पूछ सकते हैं कि यह पैसा गया कहाँ है। तो अब सरकार से सीधा सवाल, जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि
मोदी भी यहाँ पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो फिर जवाबदेही आखिर किससे मांगी जाए, किस दरवाजे पर दस्तक दी जाए? आखिर पारदर्शिता से इतना डर क्यों है? विपक्षी दल तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यह गोपनीयता उसी पैटर्न का हिस्सा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी देखा गया था। पैसों के बहाव को अंधेरे में छिपाने का पैटर्न चल रहा है। द वायर, फ्रंटलाइन, द हिंदू, इन तमाम नामी अखबारों और पोर्टल्स ने बार बार यही लिखा है कि बिना पारदर्शिता के भरोसा टिक नहीं सकता है। तो सवाल फिर वही लौटकर आ जाता है, अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो छिपाया आखिर क्यों जा रहा है? अब जरा एक ट्विस्ट भी सुनिए जो शायद आपको भी ये पता नहीं होगा। भारत में पहले से एक फंड मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जिसे PMNRF कहा जाता है। यह फंड आजादी के फौरन बाद 1948 में बना हुआ। इसका ऑडिट होता है, इसकी जानकारी RTI में मिलती है, इसके दानदाताओं के नाम भी सार्वजनिक हुआ करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि जब एक भरोसेमंद पारदर्शी सिस्टम पहले से मौजूद था तो 2020 में एक ये बिल्कुल नया अपारदर्शी फंड खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब विपक्ष का दावा यह है कि जवाब है यहाँ पर नियंत्रण का। पुराने फंड पर निगरानी की परतें थी, नए फंड में वे परतें ही नहीं रखी गई। नतीजा आखिर क्या हुआ? महामारी के सबसे मुश्किल दौर में देश के सामने एक साथ दो फंड खड़े दान मांग रहे थे। एक की किताबें खुली हुई थी तो दूसरे की किताबें बंद पड़ी हुई थी। आम आदमी भ्रमित रह गया, किसे दूं, कौन सही है, किस पर मैं भरोसा करूं? अब एक ऐसा एंगल जिसे शायद ज्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया है। भारत में हर बड़ी कंपनी के लिए कानून है अपने मुनाफे का हिस्सा CSR यानी सामाजिक जिम्मेदारी में खर्च करना है। स्कूलों को बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, गांव में पानी पहुंचाना है। लेकिन PM केयर्स फंड में एक ऐसा प्रावधान जोड़ा गया जिसने खेल को ही बदल के रख दिया। इसमें दिया गया दान भी CSR माना जाने लगा। अब जरा खुद ही सोचिए आप, किसी कंपनी के लिए आसान क्या है? गांव-गांव जाकर स्कूल बनवाना है, हिसाब देना है, निगरानी को झेलना है, या फिर एक चेक को काट कर एक ऐसे फंड में भेज देना है जिसका कोई हिसाब पूछता ही नहीं है। नतीजा, गांवों का, बच्चों का, स्थानीय अस्पतालों का हक को छीन कर एक ऐसी तिजोरी में वो चला गया जिसकी चाबी किसी के पास ही नहीं है सिवाय सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा। और सबसे चौंकाने वाली बात, आज तक यह पता नहीं है कि इस कंपनी ने कितना पैसा दिया हुआ है। दानदाताओं की सूची कभी सार्वजनिक नहीं की गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी कंपनी का दान किसी सरकारी फायदे की उम्मीद से जुड़ा हुआ है या था? इसका जवाब देना मुश्किल है क्योंकि रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा भी आप सुनिए। यहाँ जरा रुक कर सोचिएगा, वह दौर जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सड़कों पर भटक रहे थे, परिवार अपनों की सांसें बचाने के लिए एक एक अस्पताल में गुहार को लगा रहे थे। कई घरों में मातम पसर गया था क्योंकि वक्त पर मदद ही नहीं मिली हुई थी। उसी वक्त PM केयर्स फंड से हजारों वेंटिलेटर खरीदे जाने की घोषणा की गई या घोषणा हुई। उम्मीद जगी कि अब शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन बाद में जो सामने आया उसने दिल को तोड़ कर रख दिया। कई राज्यों की रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि वहां वेंटिलेटर या तो वो खराब निकले या फिर तकनीकी खामियों और ट्रेनिंग की कमी की वजह से अस्पतालों के गोदामों में वो बंद पड़े रहे। जरा तस्वीर बनाइए अपने जहन में, अपने दिमाग में, एक मशीन जो किसी की सांसों को लौटा सकता था या लौटा सकती थी, वह धूल खा रही थी। और दूसरी तरफ कोई परिवार अपने बुजुर्ग को खो रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त पर सही मदद नहीं मिली हुई थी। आखिर किसने चुना इन वेंटिलेटर्स को? किस कीमत पर यह खरीद हुई? गुणवत्ता की जांच आखिर किसने की? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की ये पड़ताल कहती है कि इन सारे सवालों के जवाब आज तक अधूरे हैं। खरीद प्रक्रिया की पूरी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं हुई है। तो फिर सरकार से यह भावुक मगर ये जरूरी सवाल है, जिस पैसे से जान बचनी थी वह पैसा आखिर गया कहां? अब जरा यहाँ एक बड़ी गलतफहमी को जरा दूर करते हैं। बहुत लोग ये सोचा करते हैं कि मैंने तो दान नहीं दिया हुआ है, मुझ पर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है।
पहला असर, कंपनीज को इस दान पर टैक्स की छूट मिलेगी, मतलब सरकार का राजस्व घट गया। और जब राजस्व घटता है तो बोझ जो होता है वो घूम फिर कर हम जैसे और आप जैसे आम टैक्स पेयर पर ही आता है। दूसरा असर, जो पैसा गांव के स्कूल, अस्पताल, सफाई योजनाओं में वो जाना था, वह इस फंड में वो डाइवर्ट हो गया, यानी सीधे लाभ से आम नागरिक वंचित रह गया। तीसरा और सबसे गहरा असर है, जिस वक्त राज्यों के अस्पताल जूझ रहे थे, उसी वक्त इतनी बड़ी रकम एक ऐसे ट्रस्ट में चली गई जिसका हिसाब किसी को नहीं मिलता है। यह अवसर की हानि थी, वह मदद जो सीधे मिल सकती थी वह नहीं मिली। तो नतीजा यह निकला, न भरोसा बचा न जमीनी फायदा मिला। लेकिन क्या इस मामले में इंसाफ की कोई गुंजाइश बची है? तो अदालतों का फिर दरवाजा खटखटाया गया, तो जवाब आखिर फिर क्या मिला? 18 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले को दिया। एक याचिका में ये मांग थी कि पीएम केयर्स का जो सारा पैसा है वो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष मिला दिया जाए। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह मांग खारिज करके रख दी। कहा गया कि दोनों फंड की कानूनी बनावट अलग अलग है। सीएजी ऑडिट की मांग भी ठुकरा दी गई। कोर्ट का यह कहना था कि यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट ही पर्याप्त है। फिर जनवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और मोड़ को जोड़ा। कोर्ट ने कहा कि भले ही इसे सरकारी इकाई मान लिया जाए, फिर भी इसे गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है, जिससे कुछ जानकारी छिपाई जा सकती है। यानी कानूनन इस फंड को फिर हरी झंडी मिल गई। कानूनी वैधता का मतलब पारदर्शिता नहीं होता है। अदालत ने यह नहीं कहा कि हर सवाल का जवाब मिल चुका है। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि यह ढांचा गैर कानूनी नहीं है। सवाल अब वहीं खड़े हैं। सरकार का यह कहना है कि इस फंड में देश के संचित कोष से 1 रुपया नहीं आता, इसलिए इसे सरकारी संस्था मानना गलत है। सरकार यह भी दावा करती है कि ऑडिट पूरी तरह से गायब नहीं है। सीएजी के पैनल से चुनी गई फर्म ऑडिट किया करती है और रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली जाती रही है। और बीजेपी का तर्क ये भी है कि विपक्ष महामारी जैसे नाजुक वक्त में भी राजनीति खेल रहा था। पार्टी यह भी याद दिलाती है कि पुराने PMNR में कांग्रेस अध्यक्ष को बिना कानूनी मंजूरी के ट्रस्टी बनाया गया था, जबकि पीएम केयर्स में सिर्फ पदेन सरकारी पद ही ट्रस्टी हैं। और सबसे बड़ा दावा, सरकार ये कहती है कि इस फंड से असली काम हुआ है। वेंटिलेटर बटे हुए हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, वैक्सीन बनाने में मदद मिली हुई है और कोविड में माता पिता खो चुके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया गया है। तो अब आपके सामने दोनों ही पक्ष हैं। एक तरफ सवालों का पहाड़ है तो दूसरी तरफ सफाई और दावे हैं। फैसला आपका है मेरे दोस्तों, लेकिन अंत असली सवाल अब भी अनुत्तरित है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पहुंचकर एक बात तो साफ हो जाती है कि यह कहानी काले सफेद जैसी सीधी नहीं है। न तो इसे पूरी तरह से घोटाला कहा जा सकता है क्योंकि कोर्ट ने इसे कानूनी माना हुआ है, और न ही इसे पूरी तरह से क्लीन कहा जा सकता है क्योंकि पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे से जुड़े हुए सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 6 साल पहले थे। तो अंत में सिर्फ एक सवाल छोड़ता हूं मैं, अगर सचमुच कुछ छिपाने लायक नहीं है तो फिर ऑडिट रिपोर्ट खोलने में, संसद में जवाब देने में, जनता को हिसाब बताने में आखिर हर्ज ही क्या है? जवाब शायद इतिहास दे, लेकिन तब तक यह हक आपका है कि आप सवाल पूछते रहिए। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है, यह पारदर्शिता की कमी या सिर्फ बेवजह का शोर है? अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी गहराई से खोजी गई सच्चाइयां हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता जय।